राहुल गांधी ने पहले कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट में बड़ी धांधली का खुलासा किया। सबूतों के साथ बताया कि एक सीट पर वोटिंग लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा वोटों की हेराफेरी होती है और ये सारे वोट बीजेपी को मिल जाते हैं। अब राहुल गांधी एक और दावा कर चुके हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ने का। महादेवपुरा सीट तो सिर्फ न्यूक्लियर बम थी। राहुल के दावे से चुनाव आयोग पूरी तरह से अब बैकफुट पर दिख रहा है, क्योंकि राहुल ने चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट सामने रखते हुए बताया था कि एक कमरे के मकान में कई वोटर बनाए गए और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन लोगों ने वोट भी डाला। चुनाव आयोग ने हर बार की तरह राहुल के दावे को झूठा बताया। कहा कि जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, किसी पुल के नीचे रहते हैं, उनके मकान नंबरों की संख्या काल्पनिक मान ली जाती है। अकेले बिहार में ऐसे करीब 2,90,000 से ज्यादा मतदाता पाए गए हैं जिनके मकान नंबर के सामने 0 या 00 या 000 लिखा है। ऐसे में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे कि एसआईआर में जो दस्तावेज उसने बिहार के मतदाताओं से मांगे थे, वो दस्तावेज पुल के नीचे रहने वाले या फुटपाथ पर सोने वालों के पास कहां से आए, क्योंकि जो लोग घरों में रहते हैं वो दस्तावेज उनके पास में भी मुश्किल से ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। ऐसे में जो हजारों की संख्या में मतदाता एसआईआर में शामिल हो गए, उनके पास वो दस्तावेज कहां से आए? चुनाव आयोग ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। अब विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वोटिंग लिस्ट में जो धांधली पकड़ी गई है उसे छिपाने की कोशिश जरूर चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। चुनाव आयोग अब हर व्यक्ति को अलग अलग काल्पनिक नंबर देने की तैयारी में है। ये भी कहा जा रहा है कि जिनका मकान नंबर नहीं होगा उसका पता आधार नंबर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे वोटिंग लिस्ट में अगर कोई धांधली हो तो विपक्ष उसे आसानी से पकड़ नहीं पाए। यानी राहुल गांधी के दबाव में चुनाव आयोग एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब चुनाव आयोग अभी भी नहीं दे रहा है। अयोध्या के साकेतवासी महंत भावनाथ दास महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें अयोध्या के संत महंत व जन प्रतिनिधि श्रद्धालु सम्मिलित हुए और साकेतवासी महंत भावनाथ दास महाराज को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ। वहीं शनि मंदिर के महंत रमेश दास ने बताया कि आज हमारे गुरुदेव भगवान साकेतवासी महंत भावनाथ दास महाराज जी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में महाराज जी के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाएगा। महाराज जी ने अपने जीवन काल में हनुमानगढ़ी में कुश्ती की और बाद में वहां से सरपंच बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी में समाजवादी संत सभा का गठन किया और संतों को न्याय दिलाने के लिए काम किया। इस उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ी के सभी संत महंत जन प्रतिनिधि श्रद्धालु आए और महाराज जी की पुण्यतिथि में शामिल हुए और भंडारे प्रसाद ग्रहण किया। यह समारोह महाराज जी की याद में आयोजित किया गया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करने का अवसर प्रदान करेगा। महाराज जी हम लोगों को हमारे संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जब भी संघर्ष के दौर में हम लोग किसी भी कार्यक्रम में रहते थे तो महाराज जी हमेशा हम लोगों को दिशा निर्देश देते थे और गदा लेकर के जब भी इस जनपद में समाजवादी पार्टी का मुखिया आदरणीय नेताजी हों थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, शिवपाल जो भी आता था तो महाराज जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गदा हनुमान जी का और वो गमछा लेकर के उनको स्वागत जहाँ भी चाहे इस पुल पे हो, कई बार इस पुल पे उन्होंने स्वागत किया। या आज महंत भावनाथ दास जी महाराज की पहली प्रत पुण्यतिथि मनाई जा रही है। समाजवादी संत सभा के केंद्रीय कार्यालय पर महाराज जी हनुमानगढ़ी में आए, कुश्ती किए, उसके बाद यहाँ हनुमानगढ़ी के सरपंच बने, समाजवादी पार्टी में समाजवादी संत सभा का गठन किया और उसको सभी से गरीब संतों को न्याय दिलाने का काम किया। इसलिए उसी उपलक्ष्य में यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ी के सभी संत महंत, अभ्यागत के संत महंत और महाराज जी को जानने पहचानने वाले जितने भी लोग थे उनको सबको बुलाया गया है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अयोध्या से बड़ी खबर। रामनगरी अयोध्या के गुप्तार घाट के सरयू नदी में विशाल काया घड़ियाल नदी से बहता दिखा, तो वहीं गुप्तार घाट के मछुआरों ने नाव से करीब जाकर देखा तो मरा हुआ विशालकाय घड़ियाल दिखा। इसमें पहले भी कई बार सरयू नदी में देखा जा चुका है घड़ियाल।
बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कासगंज से। फर्रुखाबाद सांसद की बहन को ससुर ने लाठी डंडों से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। कासगंज जनपद में फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन से मारपीट। ससुर अपनी बहू पर लाठियां बरसता हुआ आया नजर। पीड़ित बहू ने नहाते वक्त ससुर और उसके लड़के पर वीडियो बनाने का लगाया आरोप। पीड़ित बहू बताई जा रही फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन। पीड़िता की 17 वर्ष पूर्व सहावर के रानी अवंतीबाई नगर में हुई थी शादी। पीड़िता ने थाना सहावर में शिकायती पत्र देकर की कार्रवाई की मांग। ससुर द्वारा बहू को लाठी डंडों से पीटते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सहावर थाना क्षेत्र के रानी अवंतीबाई नगर का पूरा मामला। हरिवंश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। बड़ी खबर एक बार फिर वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के परिसर में सुरक्षा कर्मियों एवं श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। बांके बिहारी मंदिर परिसर बना जंग का अखाड़ा। श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों में हुई जमकर मारपीट। मंदिर में मौजूद पुलिस बीच बचाव करती दिखी। वीआईपी घेरे में जानकर दर्शन करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्षों में समझौते के बाद विवाद खत्म कराया गया। आपको बता दें, इससे पहले भी कई वीडियो सुरक्षा कर्मियों का दर्शनार्थियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो चुका है। अयोध्या के लखनऊ हाईवे स्थित जुबेरगंज बाजार सब्जी मार्केट के पास ग्रीन वैली के सामने दीर्घायु हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर रुदौली विधायक रामचंद्र यादव व विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान व हाजी फिरोज खान गबरने रहे। आए हुए सभी अतिथियों का दीर्घायु हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर मुकेश चौधरी ने बुके देकर स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आए रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने फीता काटकर डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया। वहीं दीर्घायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश चौधरी ने बताया कि हमारे यहां 3 डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ हुआ है। मुख्य अतिथि के तौर पर आए रुदौली विधायक रामचंद्र यादव और बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान ने हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। तो वहीं हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा दीर्घायु अस्पताल में सारी सर्जरी होती है। आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। ओपीडी 24 घंटे सुविधा होती है और ट्रॉमा सेंटर भी है। डायलिसिस यूनिट के उद्घाटन से फैजाबाद और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। जिन गरीबों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनके लिए ये सुविधा डिस्काउंटेड पर होगी। हमारी डायलिसिस यूनिट के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट डायलिसिस टेक्नीशियन नीलेश मिश्रा के नेतृत्व में 3 डायलिसिस टेक्नीशियन आदित्य मिश्रा व विशाल प्रजापति सचिन कुमार की देखरेख में मरीजों का डायलिसिस किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। उन्होंने इनॉग्रेशन किया है और डायलिसिस यहाँ सोहावल में ये पहली यूनिट है। तो यहाँ के मरीजों को अयोध्या जाना पड़ता था या और आगे बढ़ना पड़ता था, गोंडा जाना पड़ता था, वो सुविधा अब हमारे सोहावल में ही मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी दीर्घायु हॉस्पिटल आप देखे ही हैं कि पूरे हर चीज़ की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। किसी भी चीज़ ओटी से लेके आईसीयू और आयुष्मान भी है यहाँ पे पेशेंटों के। और हमने जो डायलिसिस किया है इसमें 10% का भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। भविष्य में और देखा जाएगा, लेकिन अभी 10% जो कैश पेशेंट है जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनको 10% की छूट दी जाएगी, जिससे मरीजों को थोड़ा सा राहत मिले। और सोहावल में है तो यहाँ से कपूरी वगैरह मतलब करीब मेरे जानकारी में 20-25 पेशेंट हैं जिनको फैजाबाद अयोध्या जाना पड़ता था। वो सुविधा उनको अब यहीं मिलेगी। क्या कहना चाहिए सर, क्योंकि इतनी ही बड़ी सुविधा दीर्घायु हॉस्पिटल ने दी है, बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि है जी। यहाँ वासियों से क्या कहें? जी, यहाँ के लिए काफ़ी राहत मिला और जिस हिसाब से रेट देखा जाए, जो अयोध्या का रेट था उससे हम कम किए हैं। अब इससे बड़ी सुविधा हम क्या दे सकते हैं। अभी हमने मशीनें यूनिट लगाई है, अभी उनको और बढ़ाना है। कितने यूनिट है? अभी तो 3 यूनिट है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे बढ़ा के 5 करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं तो पॉजिटिव पेशेंट के लिए अभी सुविधा नहीं है, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको भी उपलब्ध कराएंगे। जो बी पॉजिटिव या HIV पॉजिटिव ऐसे मरीजों को लखनऊ जाना पड़ता है, ये अयोध्या में भी नहीं मिलता है, वो भी हम कराना चाहते हैं। उसके लिए हम अलग से एक अपना यूनिट बनाएंगे सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट के लिए। लेकिन अभी नहीं, पहले जनरल में हम देख लें, हमारी तीनों मशीनें चलने लगे, उसके बाद फिर हम पॉजिटिव केस भी कराएंगे। गुड नेम सर बता दें। आदित्य मिश्रा। 3 मशीनें लगी हुई हैं जो आम नागरिकों के लिए है, जिसमें आयुष्मान सुविधा द्वारा भी इलाज दिया जाएगा। हाँ, डायलिसिस 24 घंटे उपलब्ध है हमारे यहाँ डायलिसिस। और क्या सुविधाएं हैं सर दीर्घायु में? सारी सर्जरियाँ होती हैं। ICU है, NICU है, हमारे पास HDU है, बाकी सारी सर्जरियाँ होती, सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ होती हैं। OPD 24 घंटे सेवाएं हैं। ट्रामा सेंटर है हमारा पूरा। सारी डायलिसिस यूनिट का सर इनॉग्रेशन किसने किया था? डॉक्टर वो विधायक जी ने किया था, रामचंद्र यादव, और अमित सिंह चौहान जी ने किया था, विधायक जी मान्य जी ने किया था।
क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ के लोगों से? बस ये जनता से कहना चाहेंगे कि आप इसका लाभ उठाएं। इस एरिया में बहुत बढ़िया कार्य है। इस इंटीरियर एरिया में कोई डायलिसिस सुविधा नहीं थी, तो हमारे यहाँ होने के कारण जो यहाँ से लोग भाग के जाते थे, फैजाबाद जाना पड़ता था या तो फिर लखनऊ जाना पड़ता था, अब उनको यहाँ भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, हमारे यहाँ ही हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा सा ये सबके लिए हो जाएगा। अर्जेंसी भी हो तो हमारे यहाँ तुरंत आ सकते हैं, कभी भी 24 घंटा हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। वही रहेगा, प्राइस तो वही रहेगा अभी प्राइस। बाकी ये है कि सुविधा यही रहेगी कि उनका जो मतलब भागने दौड़ने का वो रहता है वो सही हो जाएगा। आयुष्मान से हमारे यहाँ फ्री में है, ये अच्छा है बात। उसके कारण हमारे यहाँ फ्री में हो जाएगा, इससे आपका भाग दौड़ कम हो जाएगा। बाकी प्राइस का भी है, जो परमानेंट कराएंगे उनके लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा इसका प्राइस। गरीबों के लिए सर क्या? गरीबों के लिए फ्री में है, भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड से जो फ्री में कार्ड नहीं है उनके लिए जो भी हम लोगों से हो पाएगा अस्पताल प्रबंधन द्वारा वो उनके लिए किया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट किया जाएगा, कम से कम किया जाएगा। गुड नेम आप अपना गुड नेम? डॉक्टर के वर्मा। ठीक है, थैंक यू। कासगंज सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जाहिदा सुल्तान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ितों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। पीड़ितों को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचाने के लिए विशेष वाहन की व्यवस्था की गई थी। टीम ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए राहत कार्यों में शीघ्रता और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राशन, दवाइयां और अस्थायी आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। जाहिदा सुल्तान द्वारा पीड़ितों के लिए विशेष वाहन भेजे गए थे, जिससे बाढ़ पीड़ित लोग डीएम कार्यालय पहुंच सके। दरअसल तहसील पटियाले के मुझरखेड़ा से राजेपुर कुर्रा मार्ग तक स्थित कई गांव इस समय बाढ़ के पानी में पूरी तरह से जलमग्न हैं। वर्षा ऋतु के दौरान यह समस्या हर साल दोहराई जाती है, लेकिन इस वर्ष स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 10 से 20 लोग जल जनित रोग और जलीय जीवों के कारण काल के गाल में समा जाते हैं और तुरंत समय में सभी गांव में जीवन नरकीय हो गया है। 2 बच्चों की मृत्यु अस्पताल न पहुंच पाने के कारण हो गई, जबकि कई बीघा फसल और रखे गए राशन तथा जानवरों का भूसा बर्बाद हो चुका है। ग्रामीण भूखमरी की कगार पर हैं और मौजूदा परिस्थितियां गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर रही है। ग्रामीणों ने शासन से निवेदन किया है कि मुझरखेड़ा से राजेपुर तक कुल 4.5 किलोमीटर लंबा पक्का बांध बनवाया जाए। इससे बाढ़ के समय लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा और भविष्य में फसलों व संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। तकरीबन 20 गांव हैं जो प्रभावित हैं और पूरे गांव ही वहां पे रह रहे हैं और इस वक्त समस्या से जूझ रहे हैं। वहाँ लाइट नहीं है, खाने का साधन नहीं है और पानी जितना पिछले सालों में भरता था उससे बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और जब बारिश होती है तो वो पानी का लेवल और बढ़ जाता है। आज भी बारिश हुई तो ये सब लोग वहाँ से आए हैं तो इन लोगों को 3-4 घंटे लग गए वहाँ से बाहर निकलने। क्या क्या मांग की गई आपकी तरफ से? डॉक्टरों की टीम वगैरह की बांध की मांग की गई है और स्टीमर्स की, जैसे स्टीमर्स हैं वहाँ पे, लेकिन 2-3 स्टीमर्स है, ज़्यादा स्टीमर की ज़रूरत है क्योंकि अगर उसमें कुछ लोग आ रहे होते हैं तो बाकी लोगों को वो सुविधा नहीं है कि आ जाए, तो उसमें बहुत वक्त लगता है क्योंकि अंदर गांव है। 1-1.5 घंटा वैसे ही एक स्टीमर को अंदर आने जाने में लगता है, तो जो स्टीमरों की संख्या है वो कम है तो वो बढ़ा दी जाए। और डॉक्टर जाते हैं तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि किस समय पे डॉक्टर पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि एक निर्धारित समय और एक जगह कर दी जाए जहाँ पे जब डॉक्टर आए तो सारे लोगों को पता चल जाए और वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंचे। अम्बाला रोड स्थित कार्यक्रम स्थल पर उनके पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। मंच पर मौजूद भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और आमजन की भीड़ कार्यक्रम स्थल पर जुट गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री कुछ देर में राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में गहमा गहमी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। से बढ़ते जलस्तर का पानी आया सड़कों पर। यमुना किनारे सड़क पर पहुंचा यमुना का पानी। अब आगमन में हो रही है परेशानी। निगम की तरफ से लगाए गए पंप। आगरा में यमुना का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक टीम पूरी तरह से मुस्तैद। लोगों से अपील कर पहुंचा रहे हैं सुरक्षित जगह पर।
इन दिनों पूरे देश में लगातार बारिश हो रही है। इस समय देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर पंजाब के हालात बेहद खराब हैं। करीब 1000 से ज़्यादा गांव बाढ़ में डूब गए हैं। सोशल मीडिया पर पंजाब के किसानों की वीडियो भावुक कर देने वाली है। वहां लोग पशु डूब रहे हैं। जो पंजाब पूरे देश को पेट भरता था, आज वहां के किसान अपने फसल पशु को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस बीच पंजाबी एक्टर एक्टिविस्ट सबने मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी ने इस मामले में सीएम भगवंत मान से हर संभव मदद की बात की है। पंजाब में कैसे और कहां से पानी आया? मुख्य नदियों का उफान पंजाब के 23 में से 12 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। बाढ़ की वजह से पंजाब की खेती पर भी असर पड़ा है। खेती के करीब 3 लाख एकड़ की जमीन प्रभावित हुई है, जिससे धान, कपास और मक्का की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। पंजाब में बाढ़ आने की वजह सतलज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियां उफान पर हैं। ये नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। अवतार सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? यहाँ अली के पिंड की हमारी जमीन है और फिरोजपुर के, हाँ जी, पास में है। फिरोजपुर शहर में रहने वाले हैं जी सर। आप आए हैं यहाँ पे मदद करने आए हैं? हाँ सर, यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं। यहाँ गड्ढे मिट्टी की जरूरत है और यहाँ नाल सदके यहाँ लग के कम कर रहे हैं यहाँ पे जी सर। तो ये आप कितने साल हो गए आपको रहते हो यहाँ पे? कितना पानी है? पहले भी आता है सर पिछले साल तो नहीं था, उसके पिछले साल था रोला, पर इतना नहीं था, अब ज्यादा है। हाँ जी। तो भी पानी और बढ़ रहा है तो कितना आपको लगता है? सर डिटेल ये आ रही है भी आज पानी और आएगा, पर संगत भी यहाँ पे काम करने के लिए आ रही है। जरूरत थी मिट्टी और गट्टू की, आर्मी भी लग रही, आज हेल्प करा रहे, अब लगे हैं। तो अब संगत काफी आ रही है। जैतो, बठिंडा, माझे के एरिए काफी, उनका धन्यवाद बहुत करते हूँ। यहाँ आकर उन्होंने हेल्प की है, ट्राली वगैरह लेके आए हैं, लंगर भी लेके आए हैं, उनका बहुत धन्यवाद हम करते हैं जी सर। नुकसान हो गया यहाँ पे? सर पिछले तब काफी नुकसान हो गया है, बहुत ज्यादा है, बता नहीं सकते। अगर मायने रखें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, 88 से ज्यादा काम नुकसान हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आम जन की सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन हेतु प्रतिबद्ध यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं को शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दी है चुनौती। 30 सितंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार भी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में इंडिया करेगा मॉक पोल। सांसदों को वोट डालने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर गरमाई सियासत। मंत्री छगन भुजबल जा सकते हैं कोर्ट। मराठा आरक्षण का लगातार कर रहे विरोध। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी और बीआरएस ने अभी तक नहीं खोले पत्ते। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी मांग चुके हैं समर्थन। आज दोनों ही दल कर सकते हैं अपनी रणनीति का खुलासा। बीजेपी की कार्यशाला का दूसरा दिन, पीएम मोदी देंगे भाषण। एनडीए के सांसद होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बुलाई गई है कार्यशाला। भारतीय व्यापारी मेहुल चौकसी के बेल्जियम से भारत प्रत्यार्पण की कवायद तेज। केंद्र ने लिखा बेल्जियम को लेटर। हिरासत की शर्तों पर दिया औपचारिक आश्वासन। बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ाया वेतन। अब 7,000 के बजाय 9,000 दिया जाएगा वेतन। फरीदाबाद में हुआ बड़ा हादसा। ग्रीनफील्ड कॉलोनी के एक मकान में फटा एसी, 3 लोगों की गई जान। 18 घंटे बाद खुले राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के कपाट। सरयू स्नान के बाद दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। चंद्रग्रहण के कारण बंद किए गए थे कपाट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, अफसर घायल। इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास को दी आखिरी चेतावनी। कहा हथियार डाल दो वरना तबाह हो जाएगा गजा। बंधकों को रिहा नहीं करने पर रक्षा मंत्री कार्ड्स ने दी चेतावनी।
नेपाल में जेंजी का फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। कर्फ्यू के बाद भी संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। ओली सरकार के खिलाफ युवाओं की बगावत। कनाडा में खालिस्तान समर्थक महिला को बड़ा झटका। फेडरल कोर्ट ने भारतीय नागरिक कन्वलजीत कौर की शरण वाली अपील की खारिज। कहा आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के गुट से है संबंध। पाकिस्तान आर्मी पर बीएलए का भीषण हमला। ब्लास्ट कर गाड़ियों को उड़ाया। 10 फौजियों की गई जान। जापान के शाही परिवार का 40 साल लंबा इंतजार खत्म। बालिग हुए प्रिंस हिसाहितो। नया राजा मिलने पर मनाया गया जश्न। फेस्टिवल सीजन में जीएसटी रेट कट से मिलेगा इकोनॉमी को बूस्ट। 115% बढ़ जाएगी ऑनलाइन खरीदारी। 22 सितंबर से लागू होंगे जीएसटी के नए रेट। गौतम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पर बरसाएंगे पैसा। बना लिया 5.30 लाख करोड़ का प्लान। 2029 से 30 तक भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे अडानी। एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के उतरेगी टीम इंडिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के वीडियो में दिखी भारतीय जर्सी की झलक। दबंग डायरेक्टर का सलमान खान पर गंभीर आरोप। अभिनव कश्यप ने सलमान को कहा गुंडा। बोले बात नहीं मानी तो पीछे पड़ते हैं। बदतमीज हैं, गंदे इंसान।